तो सबसे पहले पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। चलिए हेडिंग डालेंगे सब लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बारे में सबसे बड़ी बात आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। लिखेंगे इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आपको पता भी है क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है, इसके बाद एटीपी की सिंथेसिस होती है ना, तो इसलिए ये पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़े नहीं होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म संरचनाएं हैं। तो लिखेंगे ये अत्यधिक सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, these are microscopic structure, ये अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिन्हें बिना स्टेन के नहीं देखा जा सकता। कैन नॉट सीन विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेन के नहीं देखा जा सकता, मतलब हमें इनकी स्टेनिंग करना जरूरी है। अगर आप इन्हें स्टेन नहीं करोगे, स्टेन माने रंगना, अगर आप इन्हें नहीं रंगोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देंगे। आगे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन बाई बताओ काहे से इसको रंगते थे, लिखेंगे जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन के द्वारा इसे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता के आधार पर अलग अलग होती है। क्या बोला, कोशिका की सक्रियता का मतलब ये है कि वो कोशिका कितना काम कर रही है। जैसे हम कहें हार्ट है, तो हार्ट को तो दिन भर काम करना है, दिन भर क्या मतलब जब तक हम जीवन है तब तक वो काम करता रहता है ना। उसी के अंदर जो रिलैक्सेशन है उसी में रिलैक्स करता है, जितना भी बाकी तो लगातार काम कर रहा है। तो उस ऐसी कोशिकाएं जो ज्यादा एक्टिव रहती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, जो कम एक्टिव होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। तो अगला पॉइंट लिखना है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सक्रियता के आधार पर अलग अलग होती है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया different on the basis of activity of the cell, सेल की किसके आधार पर होती है, सक्रियता के आधार पर अलग अलग होती है। अगर सक्रिय रहेगी तो समझ जाइएगा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। आगे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का आकार किस आकार की होती है, हाँ, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल अथवा सॉसर शेप होती हैं, तस्तरी के आकार की, तस्तरी के आकार की होती हैं।
अगला, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा बनती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन होता है, फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन होता है, फिजन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विखंडन होता है, फिजन के द्वारा बनती हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। हैज द लेंथ, जिसकी लंबाई एक से 4.1 म्यू एम तक होती है। हैज द लेंथ वैरी 1 to 4.1 म्यू एम। कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर 4.1 म्यू तक हो सकती है। एंड इट्स डायमीटर, तथा इसका व्यास 0.2 से 1 म्यू एम तक होता है। एंड इट्स डायमीटर इज 0.2 to 1 म्यू एम। ठीक है। आगे लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली है, 2। तो एक आउटर होगी और एक इनर होगी। तो जो बाहर है वो आउटर है, ये वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर। लेकिन इनर ऐसे नहीं है, इनर मेम्ब्रेन में जैसे मीजोजोम जैसी फोल्डिंग थी ऐसे इसमें भी फोल्डिंग है। उनका नाम मीजोजोम था, इसका नाम क्रिस्टी रहता है। तो इसमें इस तरह की फोल्डिंग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली पर इस तरह से क्या पाई जाती हैं, फोल्डिंग होती हैं। लेकिन ये बिना रंगे हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देती है। तो ये है इनर मेम्ब्रेन। ये स्पेस हो जाएगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इसके पास होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इन पार्टिकल में इनके अंदर यहाँ पर कुछ कण लगे होते हैं। आप लोगों को रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, जिसे हम F0 या F1 पार्टिकल कहते हैं। याद आया, ये रोटेट करते हैं। दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल जो रोटेट कर रहे होंगे, सोचो माइटोकॉन्ड्रिया इतनी छोटी खुद भी, और उसके अंदर भी F0 पार्टिकल जो रोटेट करते हैं और जिनके वहां से हाइड्रोजन निकलता है और वो एटीपी में कन्वर्ट करता है उसे। याद है ना, रेस्पिरेशन में पढ़ाते हैं। तो ये कण हैं जिनका नाम है क्या, तो ये कहां पर है बताओ, क्रिस्टी में है। कहां पर है बताओ,
क्रिस्टी में है, बताओ ये। तो ये यहां पर पड़े हुए हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की यही फोल्डिंग का नाम क्या है, क्रिस्टी कहलाता है। अच्छा, इन F1 पार्टिकल की जो खोज की थी वो किया था किसने, फर्नांडीज एवं मोरन ने, इसलिए इनको फर्नांडीज एंड मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। तो लिखेंगे किसने खोजा था, ये लिख लो पहले फिर लिखवा देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम है। और बोलो, बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। फर्नांडीज एंड मोरन पार्टिकल। यहां पर होती है सारी प्रोसेस, यहां जाते हैं यहां से चलते 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 फिर यहां से F0 पार्टिकल से निकलते हैं, एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। याद है ना रेस्पिरेशन, जिसको नहीं याद है तो अभी आएगा फिर से तो पढ़ना। हो गया, बोलूं, लिखेंगे F पार्टिकल डिस्कवर्ड बाई, F पार्टिकल डिस्कवर्ड बाई ये फर्नांडीज एंड मोरन, इसलिए F ले लिया गया है, F0। फर्नांडीज एवं मोरन ने की थी। इन्हें ऑक्सीजोम पार्टिकल भी कहते हैं, ऑक्सीजोम पार्टिकल, आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजोम पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। एंजाइम रहता है इनके पास एटीपेज, यहां पास। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था, कॉलिकर ने।
लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। वो भी है, हाँ सब में अलग अलग है, फिर बताते हैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में, पहले अभी लिख लो। ठीक, सबसे पहला जो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की बात करें तो इन्होंने देखा था, फिर इसके बाद सन में इन्होंने इसको दूसरा नाम दिया, फिर जैसे तो आपने कहा अल्टमान आ गए, फिर वेंडा आ गए, है ना। तो इसके बाद सब लोगों ने उसी चीज को अलग अलग चीजें दे करके नाम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वेंडा ने कह दिया, है ना, अल्टमान ने कुछ और कह दिया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने देखा था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की। इससे पहले थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, प्लास्टिड पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर पढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे प्लास्टिड, मिटा दो इसको, चलो प्लास्टिड। प्लास्टिड, इसमें लिखना है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, जबकि केंद्रक सबसे बड़ा घटक है, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या बैक्टीरिया में था? नहीं था, है ना। तो लिखेंगे एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन बैक्टीरिया। प्रेजेंट इन हायर प्लांट, प्रेजेंट इन हायर प्लांट एंड, हायर प्लांट तो है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ शैवालों में भी है ना, जैसे डाइएटम्स हो गया, डाइएटम शैवाल है और इसमें ये है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स इनमें भी है ना, यूग्लिनोइड्स में भी है। ठीक है, तो ये कहाँ है ये बता दिया। आप दूसरी बात समझें, जहां पर भी प्लास्टिड है तो प्लास्टिड के केवल दो ही काम हैं, या तो ये किसी चीज को स्टोर करके रखेगा या फिर पिगमेंट को सिक्रीट करेगा। दो काम याद रख लो, क्या इसके दो फंक्शन हैं, इट हैज टू फंक्शन, ये दो ही काम करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बोलो कौन कौन से? पहला, या तो स्टोरेज करेगा या दूसरा पिगमेंट का सिक्रीशन करेगा। क्या करेगा बताओ? पिगमेंट का
सिक्रीशन करेगा। इसके अलावा इसके पास कोई तीसरा काम नहीं है ना। इसके सिक्रीशन के और पिगमेंट के नाम पर ही इसके 3 प्रकार होते हैं। सेल में ये प्लास्टिड के 3 प्रकार हैं, ठीक है। प्लास्टिड के काम कितने हैं? कौन कौन से? या तो स्टोरेज या फिर सिक्रीशन। लेकिन इसके प्रकार कितने हैं? 3 लिखेंगे। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरो आपका पहचाना हुआ है क्लोरोप्लास्ट, है ना। लिखो। ठीक है, एक एक करके पढ़ना है। पहले हेडिंग डालेंगे ल्यूकोप्लास्ट। पहली हेडिंग है ल्यूकोप्लास्ट, मीटिंग का। ल्यूकोप्लास्ट, इसके बारे में लिखना है। बोलो। सबसे पहले इसका कलर लिखेंगे। ये कलरलेस है, और जो कलरलेस है इसे आप व्हाइट तो कह ही सकते हैं, तो व्हाइट या कलरलेस। व्हाइट या कलरलेस। अब बताओ, अगर इसके पास कोई कलर नहीं है तो पक्का फिर पिगमेंट नहीं रहे होंगे, तो फिर ये काम क्या करता रहा होगा? स्टोरेज का, क्योंकि पिगमेंट तो इसके पास है ही नहीं। तो लिखेंगे नो पिगमेंट प्रेजेंट। नो पिगमेंट्स प्रेजेंट, इसके पास पिगमेंट नहीं है ना। जिनके पास पिगमेंट नहीं होते हैं आल्सो कॉल्ड एग्रेनम, इसे हम लोग एग्रेनम भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? पिगमेंट नहीं है, अर्थात ये एग्रेनम है। तो फिर इसका मेन काम क्या होगा? तो लिख लीजिएगा फंक्शन इज स्टोरेज। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि जब पिगमेंट ही नहीं है तो दो तो काम ही है, या तो पिगमेंट का सिक्रीशन करना या स्टोरेज करना। पर इसके पास तो कलर वाली कोई चीज है नहीं, तो पिगमेंट है नहीं, अतः ये क्या करता होगा? स्टोर करता है। अब इसके अंदर स्टोरेज क्या क्या है लिखेंगे। स्टोरेज में ये क्या क्या स्टोर कर सकता है? इट स्टोर, ऐसे लिखिएगा, इट स्टोर, यह स्टोर करता है पहला फैट। फैट माने पहली बात ये वसा को स्टोर कर सकता है। किसे स्टोर कर सकता है? अगर ये वसा स्टोर करता है तो इसका नाम होता है इलियोप्लास्ट। क्या नाम होता है? तो ये है इलियोप्लास्ट। तो भैया ल्यूकोप्लास्ट का ही प्रकार है इलियोप्लास्ट, लेकिन इलियोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। फैट स्टोर करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इलियोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है स्टार्च भी स्टोर करता है, ये इसे कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। तो दो तुम्हें पता चल गए,
ल्यूकोप्लास्ट का पहला इलियोप्लास्ट, दूसरा है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, बोलो, और अगला है प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन स्टोर करता है तो इसे कहते हैं एरिलोप्लास्ट। स्पेलिंग बताओ, एलिरोप्लास्ट, सही है ना? सही है। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है? तो कौन किसको स्टोर करता है आपको ये याद रखना है कि ये क्या स्टोर करता है। फैट वाले में तो क्या कहते हैं, स्टार्च वाले को क्या कहते हैं, और ठीक है, बना लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो ये किसके प्रकार हैं बताओ? प्लास्टिड का पहला था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट सिक्रीशन नहीं करता था, अतः उसका काम है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या क्या स्टोर कर सकता है? फैट, स्टार्च और प्रोटीन के आधार पर इसके अलग अलग नाम है, इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, ठीक है? तो ये हो गए इसके। दूसरा जो आया था उसका बोलो। चलिए दूसरा लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसमें पिगमेंट है तो लिखेंगे पिगमेंट प्रेजेंट। अगर पिगमेंट है तो कोई ना कोई कलर का होगा, है ना? पिगमेंट है तो कोई ना कोई कलर होगा। तो मैंने कहा इसके पास कलर है, तो कौन सा है? तुम कहोगे कि ऑल कलर हो सकते हैं, और इसका एक एक्सेप्शन है और वो है ग्रीन। कोई भी कलर इसके पास हो सकते हैं पर ग्रीन नहीं होगा। मैंने कहा कि ये पिगमेंट है, लेकिन कलर कौन सा है? तो तुमने कहा कि कलर मुझे नहीं पता, लेकिन कैसा नहीं हो सकता है वो बताओ? ग्रीन नहीं हो सकता है, लिख लो। मोस्टली जो फेमस है कैरोटिनॉइड है। रेड कलर के लिए, है ना? तो क्या ये ग्रीन है? नहीं है। तो कैरोटिनॉइड जैसे रेड है, जैसे कि टमाटर और गाजर, इनमें कैरोटिनॉइड्स है, जिसके कारण ये कैसे हैं? लाल हो जाते हैं। लिख लेना, टमाटर और गाजर का लाल रंग कैरोटिनॉइड के कारण है। और वो किसका प्रकार है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब पिगमेंट होता ही है, क्रोमा माने पिगमेंट, ठीक है? तो लिख लेंगे टमाटर और गाजर का लाल रंग इसी के कारण है। तीसरा कौन सा है बोलो? तीसरा क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आप बहुत पहले से ही जानते हैं। सर हम लोग सम के बारे में वैसे जानते थे थोड़ा थोड़ा। चलिए क्लोरोप्लास्ट, ये तो फेमस ही है। क्लोरोप्लास्ट ये भी प्लास्टिड का प्रकार है ना, क्योंकि प्लास्टिड 3 प्रकार के थे। तो ये कौन सा नंबर है? तीसरा। लिखिए क्लोरोप्लास्ट।
पिगमेंट क्या है कि नहीं है, यही तो है सबसे ग्रीन पिगमेंट जिस, है ना। तो हम लिखेंगे पिगमेंट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो कलर बता दो। देखो अभी ऊपर वाले मैंने कहा था कि हरे को छोड़ करके सब, तो क्या प्लांट पत्तियां तो हरी रहती है, तो वो किसके कारण है, तो कलर है इसका ग्रीन। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये रख सकता है, बड़ा वाला है ना, कैरोटीनॉइड भी रख सकता है ना। तो लिख लेना इसमें चाहे तो कैरोटीनॉइड भी रख सकता है। इट कैन बी कीप कैरोटीनॉइड, यह कैरोटीनॉइड रख सकता है। शेप लिखेंगे, शेप आकार, किस आकार का मिलेगा आपको, डिस्क्वाइडल हो सकता है, डिस्क लाइक, लिख लीजिएगा डिस्क लाइक, डिस्क्वाइडल। ओवल शेप अंडाकार, ओवल शेप अंडाकार, ओवल शेप, ओवल माने अंडाकार। और हाँ रिबन लाइक भी हो सकता है, स्टार लाइक, नेटवर्क लाइक, जालिकावत, नेटवर्क। रिबन माने फीता, स्टार माने तारा, ऐसे भी हो सकते हैं ये। ठीक है। एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, लिखेंगे क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लेमाइडोमोनास में क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि किसी भी हायर प्लांट में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट उसकी सेल में हो सकते हैं। ठीक है ना, लिख लेना व्हाइल इन हायर प्लांट हायर प्लांट 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, जबकि एक उच्च वर्गीय पौधे में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं एक सेल में। ठीक है, ठीक है। आगे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यह भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसी संरचना है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है ना, लिखेंगे इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इट हैज आल्सो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यहां क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, याद है ना, पानी टूटता है ना,
तो लिखेंगे इट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो थोड़ा सा समझ लो ऐसे, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन बनेंगे, है ना। एक कैसी होगी, आउटर, और एक कैसी होगी, इनर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, ये हो गया इसका मैट्रिक्स, है ना। ये हो गया इसका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। यहां पर सिक्का के ऊपर सिक्का सिक्का ऐसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रेनम थाइलाकॉइड। ये ग्रेना है, यहां से एक चैनल लगा होता है, फ्रीट चैनल। फ्रीट चैनल के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, यहीं पर पानी टूटता है, अर्थात लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है। ये खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन होती है। इसके अंदर 70 यस राइबोसोम होता है, और ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। एक बात तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रही है कि 70 यस राइबोसोम का पाया जाना एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर होता है ना। लेकिन हम यहाँ पर बार बार माइटोकॉन्ड्रिया में और इस क्लोरोप्लास्ट में भी 70 एस राइबोसोम बनाए हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 एस बनाए हैं। तो क्या तुम ऐसा दिमाग आपका नहीं कह रहा है कि हो सकता है कभी पहले ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रही हों और ये फिर यूकैरियोटिक में आ गई हों और उसमें एंटर कर गई हों? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसा ही किसी और ने सोचा था और उसने एक थ्योरी हाइपोथेसिस बना दी, शालिनी। तो उसने क्या बना दिया हो बताओ? एक कोई हाइपोथेसिस बनाई हो, उसको भी लिखेंगे, पहले इसको लिख लो।
हो गया, हो गया, लिखेंगे डीएनए की उपस्थिति व 70S राइबोसोम की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड 70S राइबोसोम, डीएनए व 70S राइबोसोम की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड 70S राइबोसोम, डीएनए व 70S राइबोसोम की उपस्थिति प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है। देन इट मे बी पॉसिबल, तो यह हो सकता है, देन इट मे बी पॉसिबल, तो यह हो सकता है कि, देन इट मे बी पॉसिबल दीज सेल ऑर्गेनेल्स, तो हो सकता है कि यह कोशिकांग प्रोकैरियोटिक से आए हों, दीज सेल ऑर्गेनेल्स comes from prokaryotic, then it may be possible these organelles come from prokaryotic cells, and a hypothesis given for this, और इसके लिए एक परिकल्पना दी गई, और इसके लिए एक परिकल्पना दी गई जिसे इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। इंडो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया, इस हाइपोथेसिस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया से आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये था इसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया से आए, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, तो ये थ्योरी बताती है कि ये यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया, बाकी कल।